हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ रोशनी भोयर और हम आज यूजीसी नेट के पेपर 1 के फर्स्ट यूनिट जिसमें कि जो कि है टीचिंग एप्टीट्यूड उसके कुछ टॉपिक के बारे में जानेंगे। उसमें जो एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो कि ज़्यादातर पीवाईक्यूज़ में पूछा जाता है वो है टीचिंग एप्टीट्यूड का शिक्षण के उद्देश्य। ठीक है, इस शिक्षण के उद्देश्य में हम जानते हैं कि दो चीज़ों के बारे में हमने सुना भी होगा। अगर आपने पीवाईक्यू सॉल्व किया होगा, आप अगर यूजीसी नेट के एस्पिरेंट्स होंगे तो ज़रूर आपने ब्लूम टैक्सोनॉमी के बारे में ज़रूर सुना होगा। और दूसरा आपने ये नाम भी सुना होगा गैग्ने और ब्रिग्स का। खैर, दूसरा ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, जो फर्स्ट वाला है ना ब्लूम टैक्सोनॉमी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत बार आपके एग्ज़ाम में पूछा गया है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, शिक्षण का उद्देश्य हम जानते हैं कि शिक्षण का उद्देश्य है कि छात्रों तक अपने शिक्षण को पहुंचाना ताकि वो अपने जो अधिगम है या अपने व्यवहार में कुछ वांछित परिवर्तन कर सकें और अपने व्यवहार को बदल सकें उस निश्चित उद्देश्य के आधार पर। और शिक्षण का यही उद्देश्य होता है कि छात्रों तक अधिगम पहुंच सके या छात्र सीख सकें उससे कुछ ना कुछ। ठीक है, तो शिक्षण का परिणाम भी अधिगम होता ही है कि अगर शिक्षण दे रहे हैं तो उसका परिणाम ज़रूर से ज़रूर अधिगम होना चाहिए। हम जानते हैं कि शिक्षण एक दो तरफा प्रक्रिया है जिसमें ऐसा नहीं है कि टीचर एक तरफ खड़ा हो गया और उसने सामने स्टूडेंट्स को सिखा दिया या पढ़ा दिया और उन्होंने अधिगम नहीं लिया है तो वो आपका शिक्षण सफल नहीं होगा। अगर शिक्षण हो रहा है तो अधिगम का होना ज़रूरी है। मतलब आप अगर शिक्षण दे रहे हैं तो छात्रों का सीखना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो हम आज वही उद्देश्य के कुछ भागों की बात करेंगे कि आखिर शिक्षण का जो उद्देश्य होता है वो किन किन परिप्रेक्ष्य या किन किन दृष्टिकोण में होता है। देखिए, ब्लूम के जो सबसे पहली आपके जो वर्गीकरण दिया है निर्देशात्मक उद्देश्यों का, जो आप निर्देश दे रहे हैं या जो भी आप पढ़ा रहे हैं उसके उद्देश्य को वर्गीकृत किया गया है कि उसके जो उद्देश्य होते हैं वो किस किस तरह के हो सकते हैं या उद्देश्य में क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, ये बात कही गई है। ठीक है, तो आपका जो उद्देश्य होता है वो कहाँ से शुरू होता है और कहाँ पर जाकर ख़त्म होता है, ये बात बताई गई है कि किस तरह के कितने प्रकार के आपके उद्देश्य हो सकते हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं कि ब्लूम के सबसे पहला है ब्लूम के द्वारा शिक्षण निर्देशात्मक उद्देश्यों का वर्गीकरण। ठीक है, ये बताया गया है। और जैसे ब्लूम्स क्लासिफिकेशन ऑफ टीचिंग एंड इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स, इसको ब्लूम टैक्सोनॉमी भी कहते हैं। देखिए, आपके टीचिंग एप्टीट्यूड में क्वेश्चंस जो होते हैं या फिर जो कंसेप्ट्स होते हैं वो एक ही रहते हैं, उसमें वर्डिंग चेंज कर सकता है वो। जैसे ब्लूम के निर्देशात्मक उद्देश्य ना बोलकर वो ब्लूम टैक्सोनॉमी बोल देगा कि किसने दिया था, तो ये बेंजामिन ब्लूम ने दिया था और ये 1956 में दिया था उन्होंने। ठीक है, तो जो शिक्षण उद्देश्य है उसको 3 श्रेणियों में पहली बात तो विभाजित किया उन्होंने। 3 श्रेणी कौन कौन सी? 3H, जिसको हम 3H श्रेणी कहते हैं, जिसको हम 3H कहते हैं। ठीक है, तो इस 3H को उन्होंने 3H में इस शिक्षण उद्देश्य को बांटा था। और जिसमें सबसे पहला है हेड मतलब कि आपका सर से उनका कहना ये नहीं है कि आपके सर शिक्षण का उद्देश्य है। इसमें आपके शिक्षण का उद्देश्य ज्ञान से है, जो आपके मस्तिष्क में जो ज्ञान देते हैं तो वो आपको ज्ञान प्राप्त होना चाहिए, ये उद्देश्य होता है पहला। दूसरा, भावात्मक कि आपका व्यवहार किस प्रकार से चेंज हो रहा है या आपके व्यवहार में क्या परिवर्तन आ रहे हैं या आपके इमोशंस को से रिलेटेड, जिसके बारे में हम आगे जानेंगे। ठीक है, ये दूसरा हो गया। तीसरा हो गया आपका हैंड का मतलब ये नहीं है कि हाथ के बारे में बात हो रही है यहाँ पे। हैंड का जो हमारे शिक्षण का एक उद्देश्य है, ये जो थर्ड वाला है ये हैंड है। हैंड का मतलब होता है कि आप कोई भी कार्य को आपको करना सिखाना। ठीक है, कि कोई भी चीज़ करके सीखें, आप अपने हाथों का प्रयोग करें, आपके बॉडी का प्रयोग करें, शरीर का प्रयोग करें किसी भी चीज़ को सीखने के लिए। तो ये उद्देश्य ये थर्ड वाला हो गया, किसी चीज़ को करना सीखना है। सेकंड वाला हो गया कि आपके बिहेवियर में क्या चेंज आ रहा है या फिर आप किसी चीज़ को किस प्रकार से ग्रहण कर रहे हैं। और फर्स्ट वाला हो गया ज्ञानात्मक मतलब बुद्धि से रिलेटेड। ठीक है, तो चलिए सबसे फर्स्ट वाला जान लेते हैं। देखिए, यहाँ पे 3 हैंड है, मतलब आप इसे याद रख सकते हैं 3 हैंड। अगर आप 3H से अगर याद रखते हैं कि इस चीज़ को 3H से अगर चीज़ को याद रखते हैं कि 3H में हेड हो गया, हार्ट हो गया और हैंड हो गया, ये आपकी अच्छी ट्रिक बन जाएगी जो आपको याद करने में हेल्प करेगी आपके। ठीक है, तो चलिए हम जानते हैं कि शिक्षण और निर्देशात्मक उद्देश्यों को इन्होंने किस प्रकार से विभाजित किया है, इनको नाम अलग कैसे कैसे अलग अलग दिया हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहला नाम हो गया आपका ज्ञानात्मक ज्ञान क्षेत्र, यानी कि कॉग्निटिव डोमेन। दूसरा है
आपका भावात्मक डोमेन, और तीसरा है साइकोमोटर डोमेन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए सबसे पहले के बारे में जानते हैं, जो कि है ज्ञानात्मक ज्ञान क्षेत्र, जिसको कॉग्निटिव डोमेन कहते हैं। यह बौद्धिक क्षमता के विकास से संबंधित होता है। अब हम, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि बौद्धिक क्षमता से रिलेटेड है, कि आपकी बौद्धिक क्षमता को बढ़ाना, इसका उद्देश्य इस शिक्षण का उद्देश्य होता है। आपके इस शिक्षण उद्देश्य का मतलब होता है कि आपके ज्ञान में, आपकी बुद्धि में वृद्धि करना। इसके 6 स्तर होते हैं, 6 स्तरों से होकर गुजरता है, ये आपका उद्देश्य। ठीक है, तो इसमें सबसे पहला उद्देश्य है ज्ञान। यह मूल रूप से जानकारी या सामग्री को याद रखने में से संबंधित है, कि कोई भी चीज़ को याद रखना है सबसे पहली चीज़। क्या जब भी इसमें बताया गया है कि शिक्षण का एक उद्देश्य बौद्धिक क्षमता को बढ़ाना है, तो बौद्धिक क्षमता किस प्रकार से बढ़ेगी, जिसकी सबसे पहली स्टेज होती है कि किसी चीज़ को याद करवाने से संबंधित, कि आपको सामने वाले को, जैसे शिक्षक ने छात्रों को जानकारी दिया या कोई सामग्री दिया, तो उसको याद रखने से संबंधित है सबसे पहली स्टेज ज्ञान, कि उनको याद करवाया जाता है। ठीक है, कोई भी चीज़ को। फिर सेकेंड देख लेते हैं आगे चल के। सेकेंड है आपकी बोध। ठीक है, सबसे पहला था ज्ञान और दूसरा है बोध। बोध का मतलब होता है कॉम्प्रिहेंशन। बोध मतलब आपको बोध होना, किसी चीज़ का पता चलना, ज्ञान मिलना। ठीक है, तो सबसे पहला था ज्ञान की किसी चीज़ की जानकारी को आपको याद करना है। दूसरा था कि उसको समझना है। ठीक है, यह स्तर सामग्री का अर्थ समझने से की क्षमता से संबंधित है। ठीक है, कि कोई भी सामग्री या कोई भी ज्ञान आपको दिया है, कोई भी जानकारी आपको दी है, तो उसके अर्थ को समझना इम्पॉर्टेंट है। तीसरी चीज़ है उपयोग। उपयोग का मतलब कि जैसे आपने कोई भी जानकारी, किसी शिक्षक ने छात्र को जानकारी दी, उसने उसको याद किया, दूसरा उसको समझा, तीसरी स्टेज में तब आते हैं जब उस चीज़ को उपयोग करते हैं। ठीक है, यह अमूर्त या भावात्मक ज्ञान को मूर्त या व्यवहारिक रूप में लाए जाने से संबंधित है। देखिए, कोई भी ज्ञान हमको जब प्राप्त होता है तो वो अमूर्त रूप में होता है, वो दिखाई तो नहीं देता। जैसे हमने बोला कि जो एक पक्षी है वो लाल है। ठीक है, अगर ये ज्ञान दिया आपको कि एक पक्षी है या तोता जो है वो हरा होता है, आपने वो सिर्फ आपने वो अमूर्त रूप में लिया। आपके सामने कोई तोता ला के नहीं दिखा दिया उन्होंने, बस इतना बताया कि वो हरा है, तो वो अमूर्त रूप में है, वो अभी आपके सामने उपस्थित नहीं है। लेकिन अब प्रैक्टिकली देखेंगे तो कहीं जाके देख लें, कोई बगीचे में जाके देख लें या कहीं कोई पेड़ों में देख लें, तो जाके देखेंगे और सामने से देखेंगे तो वह व्यवहारिक रूप हो जाएगा। ठीक है, वो व्यवहारिक में बदल जाएगा, मूर्त में बदल जाएगा, भौतिक रूप में परिवर्तन हो जाएगा। जैसे कि कोई भी आप केमिस्ट्री या बायोलॉजी या फिर इसमें आप कोई भी ज्ञान को अमूर्त रूप में लेते हैं, वो आपके सामने नहीं होता है, तो आप वो एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं, तब जाके वो व्यवहारिक रूप में या मूर्त रूप में आता है। तो कोई भी चीज़ का उपयोग करके देखना, कोई भी जानकारी आपको मिली, आपने उसको समझा, उसके बाद आप उसको उपयोग करके देखते हैं, तो ये उसकी थर्ड स्टेज में आ जाता है कि आप किसी चीज़ को उपयोग करके देख रहे हैं। ठीक है, ये थर्ड हो गया। फिर फोर्थ हो गया विश्लेषणात्मक या विश्लेषण, जिसमें एनालिसिस करना। देखिए, सबसे पहले आपने ज्ञान प्राप्त किया, दूसरा आपने उसको समझा, तीसरा आपने उपयोग करके देखा, उसको अप्लाई किया। कोई भी ज्ञान हमको मिला, हमने उसको अप्लाई करके देख लिया। ठीक है, जैसे एक्सपेरिमेंट्स में, जो विज्ञान में जो एक्सपेरिमेंट्स होते हैं उसमें सबसे ज़्यादा उपयोग का यूज़ करते हैं, कि आपने कोई भी ज्ञान प्राप्त किया है, उसको समझा है, उसके बाद आप उसको एक्सपेरिमेंट करके देख रहे हैं। फोर्थ में आ गया कि आपने एनालाइज किया, कि जो भी सूचना आपको उसके उपयोग करने के बाद जो सूचना प्राप्त हुई है, जो सूचना आपको मिली है, उसको घटकों में विभाजित करके देखना, उसको बांट के देखना, कि विभिन्न प्रकार के घटकों में बांट के देखा आपने, उसका विश्लेषण किया, उसको गहन अध्ययन किया, समझ लीजिए। तो विश्लेषण मतलब बांट के देखना उसको अलग अलग टुकड़ों में। तो फिर उसके बाद उसके अर्थ को उचित ढंग से समझा जा सकता है। ठीक है, कोई भी चीज़ को। ठीक है, जैसे कि आप कोई पारिस्थितिक, जैसे हमारे आसपास के पर्यावरण की बात करते हैं, तो पर्यावरण के घटकों की बात करते हैं। पर्यावरण को समझने के लिए उसको घटक देखते हैं कि ये 5 घटकों से मिलकर बना हुआ है: वायु, जल, अग्नि, आकाश, और इसी तरह से और भी होते हैं, ऐसे कुछ करके 5 तत्व होते हैं। तो ये जो 5 तत्व हैं, इनको आपने बांट कर देखा, तब जाके आप पर्यावरण को समझ पाए। तो पर्यावरण की ये 5 तत्वों को आपने बांट कर देखा, तब जाके आप समझ गए कि पर्यावरण ऐसा होता है, ये होता है। ठीक है, वहीं आप ये
उचित ढंग से समझने में आपकी हेल्प करता है विश्लेषण। उसके बाद अगला आ गया आपका पाँचवीं स्टेप हो गई संश्लेषण या सिंथेसिस। इसमें आप जो बटी हुई चीज़ें हैं उनको एक साथ लाते हैं, उनको संग्रहित करते हैं, ठीक है, समग्र रूप से फिर लाते हैं। जैसे आपने विश्लेषण में बांटा चीज़ों को और संश्लेषण में उसी को इकट्ठा कर दिया, ठीक है। जैसे यह मूलतः घटकों को समावेशित करने, कंबाइन करने के बारे में है कि अब आपने पहले उसको बांट के देख लिया, अब उसको कंबाइन करके एक समग्र रूप में एक समग्र सोच स्थापित करी कि हाँ ये ऐसा होता है, और एक समग्र रूप में आपने एनालाइज करके उसको समग्र सोच विकसित की, ठीक है। तो ये विश्लेषण का विपरीत होता है। जाहिर सी बात है, विश्लेषण जो है वो आपका बांटने से रिलेटेड है और संश्लेषण आपके जोड़ने से रिलेटेड है। फिर सबसे अंतिम में जो शिक्षण के उद्देश्य सबसे अंतिम उद्देश्य होता है या अंतिम चरण होता है मूल्यांकन। तो आप अगर ज्ञानात्मक ज्ञान क्षेत्र में देखें तो उसके 5 स्टेप के होने के बाद मूल्यांकन किया जाता है कि क्या छात्र ने सब चीज़ों को अच्छे से करते हुए अच्छे से उसे उस चीज़ का लाभ मिला है या नहीं, उसने जो भी पढ़ा है उसे याद हुआ है या नहीं, ये चीज़ देखी जाती है, ठीक है। तो इसमें सामग्रियों का मूल्यांकन किया जाता है और उसके बारे में निर्णय लिया जाता है, ठीक है। ओके, चलिए ये हमने पहला वाला ख़त्म कर दिया। उसके बाद अगला है आपका भावात्मक ज्ञान क्षेत्र, ठीक है। ये पहला था ज्ञानात्मक ज्ञान क्षेत्र, दूसरा है आपका भावात्मक ज्ञान क्षेत्र, ठीक है। भावात्मक ज्ञान क्षेत्र में हम देखेंगे कि इसमें क्या बोला गया है। भावात्मक ज्ञान क्षेत्र में के अंतर्गत मुख्य रूप से मनोदृष्टि या प्रेरणा, शिक्षण प्रक्रिया में छात्रों की सहभागिता, जो हम सीखते हैं उसका महत्व जानना, और अनुशासन जैसे मूल्यों को समावेशित कैसे किया जाए, इत्यादि चीज़ों के बारे में जाना जाता है, ठीक है। तो इसमें भी स्टेप्स होते हैं, ठीक है। ये तीनों ज्ञान क्षेत्र में कुछ स्टेप्स हैं। जैसे पहले इसमें हमने 6 स्टेप्स देखे थे, और 6 स्टेप्स के बाद वो पहला उद्देश्य कंप्लीट होता है पूरी तरह से। इसमें भी इसके 5 स्टेप्स हैं। तो ये जो है, हमें जो भावात्मक ज्ञान क्षेत्र के बारे में लाइटली समझ लेते हैं कि भावात्मक आखिर है क्या। जैसे भाव से रिलेटेड, आपके इमोशंस से रिलेटेड, इसको अफेक्टिव डोमेन कहते हैं। जो आपकी जैसे अंदर की प्रेरणा जगाना, ये आपका भाव है। ये कोई भौतिक रूप में आपके सामने तो नहीं होता, ये आपका भाव है, आपके अंदर की इच्छा है, आपके अंदर की प्रेरणा मतलब आपके मन से संबंधित है, ठीक है। वो आपके मस्तिष्क से संबंधित नहीं है, वो आपकी इच्छाओं से संबंधित है। मनोदृष्टि या मनोभाव, किस प्रकार का आप एटीट्यूड रखते हैं, किस प्रकार का व्यवहार रखते हैं। दूसरा है आपका प्रेरणा, इसके अंतर्गत ये सब चीज़ें आती हैं। प्रेरणा आता है, या आपकी सहभागिता आती है शिक्षण प्रक्रिया में कि आप कितना उसमें इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। आपको उसका चीज़ का कितना महत्व पता है, या आप अनुशासन में है या नहीं। आपके अनुशासन में रहना भी एक तरह से भावात्मक में आता है, क्योंकि आपकी वो व्यवहार को दर्शाता है, ठीक है। तो यही है कि आपके मूल्य को समावेशित करना, कि आप किस प्रकार क्या चीज़ करना चाहिए, क्या चीज़ नहीं करना चाहिए। आपके मूल्य हैं कि मुझे ये कार्य करना चाहिए, मुझे ये कार्य नहीं करना चाहिए, ऐसा आप सोचते हैं, तो ये आपके मूल्य हैं। तो इन सबको समावेशित किया गया है इस भावात्मक ज्ञान क्षेत्र में, ठीक है। अब इसके निम्न स्तर हैं। सबसे पहला स्तर है आग्रहण, जिसमें आप सुनने की इच्छा को रखते हैं, ठीक है। इसमें आग्रहण में आता है कि आप किसी चीज़ को किस प्रकार से रिसीव करते हैं। दूसरा है प्रतिक्रिया मतलब आप किस प्रकार से रिस्पॉन्ड करते हैं। जैसे आपको शिक्षक ने पढ़ाया, तो आपके अंदर सुनने की इच्छा है या नहीं। अब इच्छा के बारे में बोल रहा है। जैसे ऑप्शन में कभी कभी क्वेश्चन इस प्रकार के आ जाते हैं कि निम्न में से भावात्मक ज्ञान क्षेत्र में क्या नहीं है। तो इसमें विभिन्न प्रकार के दे देगा, जैसे कि विश्लेषण, संश्लेषण, मूल्यांकन, नहीं सॉरी, क्या है पूछ लिया। मान लीजिए कि क्वेश्चन में आपसे पूछ लिया कि भावात्मक ज्ञान क्षेत्र के अंदर कौन से स्टेप है। तो इसमें आ गया विश्लेषण, संश्लेषण, मूल्यांकन और सुनने की इच्छा या आग्रहण। तो आप क्या लिखेंगे उसमें। आग्रहण का मतलब अगर आपको पता होगा तो आप जल्दी ही समझ जाएंगे कि ये भावात्मक ज्ञान क्षेत्र से संबंधित है। तो आग्रहण मतलब रिसीविंग मतलब सुनने की इच्छा, आपकी सुनने की इच्छा से संबंधित है, ठीक है।
सुनने की इच्छा से संबंधित है ये। और सबसे पहला हो गया आपका आग्रहण, कि आपने सबसे पहले शिक्षक जब पढ़ाता है तो सबसे पहले छात्र में सुनने की इच्छा होनी चाहिए, तभी वो सुनेगा आपकी बातों को, या तभी वो शिक्षक को अच्छे से सुन पाएगा और उसमें उसके बारे में जान पाएगा जो भी वो चीज़ बता रहा है, ठीक है। दूसरी हो गई प्रतिक्रिया, की छात्र उसमें सहभागी होता है, यानी प्रतिक्रिया मतलब छात्र उसको प्रतिक्रिया देगा शिक्षक को, कि जो भी पढ़ाया जा रहा है उसको सही समझ आ रहा है या नहीं, ठीक है। तो सहभागिता की इच्छा। तीसरा हो गया आकलन। आकलन मतलब कि छात्र जो सीख रहा है उसको महत्व पता होना चाहिए, वो आकलन कर सके कि यार जो भी मैं सीख रहा हूँ उसकी वैल्यू पता हो, कि ये चीज़ इस काम आने वाली है मेरे, या फिर ये चीज़ का इसका ये महत्व है, ठीक है। तो पहली चीज़ हो गई आग्रहण, दूसरी होगी प्रतिक्रिया, तीसरा हो गया आकलन, और चौथा हो गया संयोजित करना, मतलब जो भी ज्ञान उसे मिला है उसको वो ऑर्गेनाइज करे, ठीक है, ऑर्गेनाइज करके करे। और सबसे फिफ्थ है कैरेक्टराइजेशन, निरूपण। निरूपण का मतलब होता है उसको वो अपने अंदर कैरेक्टराइज करे, ठीक है, उसका निरूपण करे। फिर आ गया सब, अब ये तो हमने भावात्मक ज्ञान क्षेत्र की बात कर ली, अब अगला है मनोसंचालित ज्ञान क्षेत्र। मनोसंचालित ज्ञान क्षेत्र में हम इसके भी 5 स्टेप्स हैं। सबसे पहला है प्रतिरूपता, प्रतिरूपता है। दूसरा है कार्य साधन या हस्तकौशल, तीसरा है परिशुद्धता, चौथा है स्पष्ट अभिव्यक्ति, और पांचवा है प्रकृतिकरण। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि इसका जो प्रतिरूपता, ठीक है, सबसे पहला ये पहले मनोसंचालित ज्ञान क्षेत्र का महत्व जान लेते हैं, मतलब इसका मतलब जान लेते हैं कि साइकोमोटर यानी कि मनोसंचालित मतलब जो हमारे हाथ पैर हैं या संचालन की बात हो रही है, ठीक है। इसका उसके 2-3 नाम और हैं, मैं अगले वीडियो में इसके और भी इसके बारे में कुछ डिटेल्स लेकर आऊँगी, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले ये जान लेते हैं कि इसका मतलब क्या होता है। मनोसंचालित ज्ञान क्षेत्र का मतलब होता है कि आपके हाथ पाँव का संचालन होना, ठीक है, शरीर के संचालन के द्वारा या मनोगति के द्वारा, या ये देखिए आपका नाम लिखा, इसमें बहुत सारे आपके ज्ञान नाम लिखे हुए, मनोगत्यात्मक, मनोप्रेरक या क्रियात्मक, मतलब क्रिया के द्वारा सीखना। मनोप्रेरक मतलब आपके इसके नाम याद रखिएगा अच्छे से, क्योंकि इसके अलग अलग नाम से भी आपके क्वेश्चन बन सकते हैं, मनोगत्यात्मक, मनोप्रेरक और क्रियात्मक, ठीक है। तो जिसको मनोसंचालित भी कहते हैं, साइकोमोटर कहते हैं। यह मुख्य रूप से तकनीक कौशल के अधिग्रहण पर से संबंधित है। जैसे कोई भी आप तकनीक कौशल सीखते हैं तो उसको करके ही सीख सकते हैं। जैसे कोई आप नई टेक्नोलॉजी को, जैसे आपने मोबाइल भी पहली बार चलाना सीखा होगा तो उसको चला चला के आपको पता चला होगा कि इसमें ये भी फीचर हैं, ये भी फीचर हैं, इसको ऐसे भी चलाते हैं, इसमें एक ये वाले इसको ये काम को ऐसे करते हैं, यूट्यूब ऐसे चलाते हैं, व्हाट्सअप ऐसे चलाते हैं, ये आपको धीरे धीरे पता चला है, ठीक है, करके पता चला है। तो यही चीज़ है कि आप किसी भी कौशल को अधिग्रहण से संबंधित है, कि कोई भी चीज़ को आप सीख रहे हैं या कोई भी कौशल आप सीख रहे हैं तो उसका अधिग्रहण करना, उसको पूरी तरह से समाहित कर लेना, अपने उसके सभी गुणों को सीखने के लिए उसको समाहित कर लेना, ठीक है। उसके बाद यहाँ आएगा सबसे पहली स्टेप इसकी हो जाएगी, सबसे पहला स्तर हो जाएगा प्रतिरूपता, दूसरा हो जाएगा कार्य साधन या हस्तकौशल, तीसरा है परिशुद्धता, चौथा है स्पष्ट अभिव्यक्ति, और पांचवा है प्रकृतिकरण। एक एक करके सबके बारे में जानते हैं। सबसे पहला है प्रतिरूपता। प्रतिरूपता का मतलब जिस प्रकार से जो सामने वाला जो शिक्षार्थी है उसमें जो भी कौशल है उसको यथारूप अपनाना, और सामने वाले जो छात्र है उसको उसमें अगर कोई कौशल है, ठीक है, उसमें अगर कौशल है या फिर कोई शिक्षण है तो शिक्षण का कौशल है, या फिर कोई भी कौशल उसमें है तो उसको वैसे ही एक्सेप्ट कर लेना, उसकी नकल करके सीखना, ठीक है। जैसे कोई कुशल व्यक्ति है उसकी नकल करके चीज़ों को सीखना, ये प्रतिरूपता में आता है। कार्य साधन जी की कर करके, जैसे मशीनरी उपकरण वगैरह इनको प्रयोग करके चीज़ों को सीखना। परिशुद्धता मतलब हम जब कोई कार्य करते हैं तो उसको कर करके हम और ज़्यादा हमारे जो कार्यों में परिशुद्धता आती है, शुद्धता आती है, और हम अच्छे से कर पाते हैं। जैसे कोई भी कार्य आप करते हैं ना तो उसमें आपकी धीरे धीरे इतनी हैबिट हो जाती है कि आप उसमें शुद्धता इतनी अच्छे से काम करते हैं कि उसमें कोई गलती नहीं होती, ठीक है, तो परिशुद्धता हो जाती है आपकी। और जो अगला है वो स्पष्ट अभिव्यक्ति है, कि आप इतना अच्छे से कर रहे हैं उसको कि आपका हाथ कोई नहीं पकड़ सकता उसमें, इतने अच्छे से आप उसकी स्पष्ट अभिव्यक्ति भी कर पा रहे हैं सतत प्रयास से, ठीक है। बार बार आप इतना ज़्यादा उसको कर चुके कि अब आप उसमें माहिर हो चुके हैं, ठीक है। तो ये स्पष्ट अभिव्यक्ति में आएगा कि आप स्पष्ट रूप से उसको व्यक्त कर पा रहे हैं, उसको कर पा रहे हैं अच्छे से। अब
ठीक है। प्रकृतिकरण, प्रकृतिकरण का मतलब कि अब आप जो भी काम कर रहे हैं उसको पूरी तरह से उसमें आपने कौशल प्राप्त कर लिया है। अब आप उसमें आपने उस कौशल को आत्मसात कर लिया, अपने अंदर पूरा डाल लिया है। अब आप उसमें कोई चेंज भी करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। उसमें कुछ गुणों को बदलना चाहते हैं, अगर जो भी काम आप कर रहे हैं तो उसको अपने हिसाब से बदल सकते हैं, उसमें कुछ चेंज भी ला सकते हैं। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हैं, ये हमारे थे। हमने ब्लूम टैक्सोनॉमी के बारे में जान लिया। नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे गैगने और ब्रिक्स के वर्गीकरण के बारे में। ठीक है, ओके फ्रेंड्स, बाय बाय।